Hello friends, welcome back to our new lecture that is part 7 of historical background of Indian Constitution। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग लेक्चर एंजॉय कर रहे होंगे, बोर तो नहीं हो रहे हैं। थोड़ा सा चैप्टर मैं बिल्कुल मानता हूं टफ है, थोड़ा सा बोरिंग है, रिटेंशन थोड़ी मुश्किल है, बट हम रिविजन्स लेते रहेंगे बीच में। और अभी चलते हैं कल के होमवर्क क्वेश्चन पे। इसकी ए ऑप्शन थी, जो क्वेश्चन नंबर 64 था ये हमारी सीरीज़ का। फर्स्ट ऑप्शन थी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर एंड सेकंड स्टीयरिंग कमेटी, यूनियन पावर एंड ड्राफ्टिंग कमेटी। ये ऑप्शंस आपके सामने, मैंने आंसर पूछा था आपसे। अब मैं देखना चाहता हूँ किस किस का सही था, इनमें से कौन सा आंसर। इंटरेस्टिंग बात यह है, इनमें से कोई भी सही नहीं है, थोड़ा सा एरर है। रीज़न आपके सामने। ये एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स, माइनॉरिटी एंड ट्राइबल एंड एक्सक्लूडेड एरियाज, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सरदार पटेल थे। स्टीयरिंग कमेटी राजेंद्र प्रसाद थे। यूनियन पावर कमेटी जवाहरलाल नेहरू एंड ड्राफ्टिंग कमेटी बी आर अम्बेडकर। तो यहाँ पे चेयरमैन जो स्टीयरिंग कमेटी के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, जो कि ऑप्शन में है ही नहीं, इसलिए क्वेश्चन गलत हो गया। तो अगर ऐसा कुछ आता है तो मोस्टली अगर जो बड़े एग्जाम्स हैं जैसे एचसीएस या यूपीएससी में बहुत रेयर चांसेस हैं। किसी स्टेट पीसीएस में अगर ऐसा हो गया तो उस क्वेश्चन को एलिमिनेट कर दिया जाता है, तो इसलिए घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। बट एटलीस्ट आपको यहाँ से ये आइडिया आ गया कि व्हाट वाज द डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल, कैसे इसको आप अप्रोच कर सकते हैं। अगर गलत क्वेश्चन भी होता है तो आप दिक्कत में नहीं होंगे, गलत भी मार्क करके आएंगे स्टिल कोई दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 65, फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ आर दिस सेशन। हु वाज द चेयरमैन ऑफ प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? कौन चेयरमैन था प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी? अब ये एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है क्योंकि अभी तक ये आगे नहीं आया है। तो आंसर्स ऑप्शन ए बी आर अम्बेडकर, बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डी सरदार पटेल। तो इनमें से आई होप सबने बी मार्क किया होगा। कुछ इंटेलिजेंट बच्चे भी और होंगे जिन्होंने सही आंसर दिया होगा, क्योंकि सही आंसर ये नहीं है। दैट इज डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। रीजन इसके लिए, रीजन ये है, सरदार वल्लभ भाई पटेल चेयरमैन थे जो प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के। कारण ये था, जैसे मैं ऑलरेडी लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूं, कि सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनको आज हमने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का दर्जा दिया है, लौह पुरुष थे वो, उन्होंने ही सब रियासतों को और प्रोविंसेस को जोड़ने का काम किया, इसीलिए इस कमेटी का चेयरमैन उन्हें बनाया गया था। तो ध्यान में रखिए, जब यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी आए तब आंसर ही जवाहरलाल नेहरू। जब प्रोविंशियल मतलब प्रांतीय कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी आए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, तो उसके चेयरमैन सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66, हु वाज द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? अगेन रिपीटेड क्वेश्चन, यू नो वेरी वेल। देखिए ऐसे क्वेश्चंस बीच में आएंगे, ये मैंने इसलिए स्किप नहीं किए हैं ताकि आपको ये पता लगे उस क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस कि ये देखिए ये क्वेश्चन ऑलरेडी कितनी बार आया है। आईएएस प्री 2009, छत्तीसगढ़ पीसीएस 2003, एमपी पीसीएस 2000 प्रीलिम्स। तो इसीलिए किसी भी आसान क्वेश्चन की या उसकी इंपॉर्टेंस कम नहीं होती। आप उसको रिपीटेडली देख लेंगे, निगाह से निकल जाएगा, तो परमानेंटली आपकी मेमोरी में स्टोर होगा। तो हम क्विकली स्किप करते जाएंगे, एक्सप्लेनेशन में नहीं जाएंगे। सो ऑप्शन ए यू नो। आगे क्वेश्चन नंबर 67, चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी, अगेन सी आपके यस, ये हो गया सी। फिर से आई थिंक क्या क्वेश्चन है, हु वाज द, क्वेश्चन नंबर 68, हु वाज द चेयरमैन ऑफ एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स एंड माइनॉरिटीज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? चेयरमैन कौन था एडवाइजरी कमेटी का, जो मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यकों के लिए बनी थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा, फंडामेंटल राइट्स एंड माइनॉरिटीज? ए पंडित नेहरू, बी सरदार पटेल, सी बी एन राव, डी अंबेडकर। एमपी पीसीएस प्री 2014 का क्वेश्चन है। आई थिंक ये भी आपको ऑलरेडी अच्छे से पता है, हम पहले कर चुके हैं ये। तो इसका आंसर है दैट इज सरदार पटेल। और ये भी हमने किया था कि उसमें आगे फर्दर 2 सब कमेटी बनी थी, और जो सब कमेटीज़ बनी थी माइनॉरिटीज़ जैसे मैंने एग्जांपल दी थी कि मुस्लिम्स वहाँ पे काफ़ी थे, हैं बंगाल में, तो वहाँ के बाबू मोशाय मुखर्जी जी उसके रहे हैं। सेकंड वाला ऑटोमेटिक याद रहेगा, जेबी कृपलानी, फंडामेंटल राइट्स की सब कमेटी। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 69, ड्राफ्टिंग कमेटी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ बी आर अम्बेडकर हैड हाउ मेनी अदर मेंबर्स? बी आर अम्बेडकर के अलावा कितने बाकी सदस्य थे, कितने सदस्य थे ड्राफ्टिंग कमेटी के? तो ऑप्शन ए 7, बी 6, सी 5, डी 4।
बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक्सप्लेनेशन में आपको जो भी आएगा डिटेल, ये कौन से 6 मेंबर थे, वो भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखने वाला। आंसर इज बी। टोटल 7 सदस्य थे, बी आर अम्बेडकर को अगर निकाल दें तो 6 थे, इसलिए यहां ऑप्शन में जो आंसर है वो 6 आएगा, क्योंकि उन्होंने पूछा है बी आर अम्बेडकर के अलावा। तो देखिए, जल्दबाजी में ऐसे क्वेश्चन बहुत गलत होते हैं, इसलिए उन्होंने फर्स्ट ऑप्शन 7 दी है, क्योंकि कमेटी के टोटल मेंबर 7 थे। तो प्लीज़ जल्दबाजी में, जैसे बचपन में करते थे, 3 इंटू 3 6, ठीक है, क्विक तो 3 + 3 कराते थे हम। ये छोटी छोटी मिस्टेक हैं, लाइटली मत लीजिए एडवाइजेस को। आप बाद में एग्जाम देने के बाद याद करेंगे, कमेंट्स करेंगे। 6 मेंबर्स थे ड्राफ्टिंग कमेटी के अलावा बी आर अम्बेडकर के। वो मेंबर्स कौन थे? एन गोपाला स्वामी अयंगर, और सेकंड इज अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर। अब यहाँ से याद रख लीजिए, गोपाल एंड कृष्ण, है ना, हमारे माधव जी ठाकुर जी होने गोपाल और कृष्ण, नाम याद रहेगा, अयंगर एंड अय्यर। उसके बाद नेक्स्ट इज के एम मुंशी, मोहम्मद हदाउल्ला, बी एल मित्तर एंड डी पी खेतान। अब इसमें देखिए, नाम याद रखने के लिए कोई लॉजिक नहीं है, सिर्फ ट्रिक है, हमेशा ट्रिक है। अगर आपको मुश्किल लगती है, मुझे सब ऑडियंस को लेके चलना है, तो मैं ट्रिक बता रहा हूँ। तो इसमें आप ये ले सकते हैं, देखिए खेतान बहुत फेमस कंपनी है, पंखा, है ना, फैंस बनते हैं उनके। तो उस टाइम पे तो असेंबली में एसी तो नहीं थे, तो खेतान का पंखा चल रहा है, और बी एल मित्तर जी सारे मैटर को रीड कर रहे हैं, मित्तर जी मैटर को रीड कर रहे हैं, और मुंशी जी अपना बही खाता, तो मुंशी जैसे होते थे मुनीम, तो मुंशी जी अपने सारे बही खाते चेक कर रहे हैं, और हदाउल्ला जी अल्लाह का नाम ले रहे हैं बैठ के, वहाँ पे नमाज़ पढ़ रहे हैं। तो ये याद रहेगा, पहले कृष्ण अय्यर, ठीक है, गोपाल कृष्ण, और पंखा चल रहा है खेतान का, बी एल मित्तर जी सारे मैटर देख रहे हैं, या कह लीजिए सबके मित्र हैं, तो सबसे गपशप बढ़िया मार रहे हैं, सबको जोड़ के रख रहे हैं। मुंशी जी मुनीम बही खाते लिख रहे हैं, और सदाउल्ला जी अल्लाह का नाम ले रहे हैं। और उसके बाद आप देखिए, एन माधव राव आए थे, इंक्लूडेड रिप्लेसिंग द बी एल मित्तर, उन्होंने बी एल मित्तर को रिप्लेस किया था, और एन माधव राव जी आए। और टी टी कृष्णमाचारी, इनको तब इसमें शामिल किया गया इस कमेटी में जब डी पी खेतान का निधन हुआ, जब उनकी डेथ हुई 1948 में। तो ये था, 2 न्यू मेंबर्स कौन से हुए, ये अनदर क्वेश्चन आ गया, एन माधव राव एंड बी एल मित्तर। बी एल मित्तर को रिप्लेस करके आए टी टी कृष्णमाचारी एंड बी एन राव। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 70। हु अमंग द फॉलोइंग वर द मेंबर्स ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? क्यों दोस्तों, फिर मिल गया क्वेश्चन आगे, जस्ट आपके लिए तैयार है। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर्स। फर्स्ट ऑप्शन इज एन गोपालस्वामी, बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, थर्ड इज अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, फोर्थ सरदार पटेल। अब मुझे नहीं लगता टाइम की ज़रूरत है, यही याद होता है, जब आपने लर्न किया है तो आपको यहाँ पे कोई एलिमिनेशन नहीं, मेंबर्स टिप्स पे याद पड़े हैं, सीधा आंसर लगाएंगे सी 1 और 3, क्योंकि ना तो नेहरू जी मेंबर थे, ना सरदार पटेल, गोपाल स्वामी एंड कृष्णा जी अय्यर, कृष्ण स्वामी, सी आंसर। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर दैट इज 71। Who among us the following was not a member of the drafting committee of the constitution? फिर से क्वेश्चन, तो कोई ज़रूरत नहीं है टाइम खराब करने की। दैट इज़, यू नो, दैट इज़ जवाहरलाल नेहरू, डी, ये आंसर है। उसके बाद है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली सेटअप अ ड्राफ्टिंग कमेटी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। कब ये कमेटी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ये बनाई गई थी, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट डेट है ये, और यहाँ पे मैं आप आगे दिखा दूंगा कितनी बार ये भी एग्जाम में आया क्वेश्चन। ऑप्शंस हैं, ए 13 दिसंबर 1946, 13 दिसंबर 1946, बी 22 जनवरी 1947, 22 जनवरी 1947, सी 3 जून 1947, 3 जून 1947, डी 29 अगस्त 1947, 29 अगस्त 1947। यस फ्रेंड्स, गिव द क्विक आंसर एंड योर आंसर इज डी। 29 अगस्त 1947, 29 अगस्त को एक रेजोल्यूशन पास हुआ था जिसमें ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई, चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ये डिस्कस करने के लिए कि संविधान का फॉर्म एंड स्ट्रक्चर क्या होगा, कॉन्स्टिट्यूशन की जो फॉर्म है और उसका ढांचा है, स्ट्रक्चर है, क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 73। हु वाज द कॉन्स्टिट्यूशन एडवाइजर एट द टाइम ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? एडवाइजर, सलाहकार कौन था जब संविधान बना? ए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी बी एन राव, डी के एम मुंशी। यस फ्रेंड्स, आंसर क्विकली। यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2014, तो यूपी वालों आपकी स्टेट में आया हुआ है, आप धूम मचा दें, जल्दी से आंसर दें।
हरियाणा वैसे ही पीछे नहीं है, अभी बहुत सारे बच्चों के आंसर आ जाएंगे। यस फ्रेंड्स, एंड आंसर इज सी, बी एन राव। सर बेनेगल नारसिंह राव, ये था इनका फुल नेम, बेनेगल नारसिंह राव, बी एन राव वाज अपॉइंटेड एज द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए बहुत ज़बरदस्त इंसान थे, क्योंकि देखिए सलाहकार की पोस्ट है ये, एडवाइज़र। सलाहकार कोई बहुत इंटेलिजेंट पर्सन, बहुत इंटेलेक्चुअल पर्सन, उसी को ही ये पोस्ट दी जा सकती है, क्योंकि आप एडवाइस दे रहे हैं इतने बड़े कॉन्स्टिट्यूशन के लिए। सो इसीलिए सारा क्रेडिट हमेशा कैप्टन के लिए नहीं रहता है, पूरी टीम का एक एफर्ट रहता है। तो बी एन राव, मुंशी जी, अंबेडकर जी, सब हमारे लिए बराबर इक्विवेलेंट रिस्पेक्टेबल हैं, और हमें कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए सबको धन्यवाद और याद करना चाहिए। चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 74। फर्स्ट ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज प्रिपेयर्ड बाय बी आर अम्बेडकर, बी एन राव, के संथानम, के एम मुंशी। अब देखिए थोड़ा सा कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन हो गया कि जब एडवाइज़र जिनको बनाया गया, तो बिल्कुल जाहिर सी बात है ड्राफ्ट वही पेश करेंगे। तो आंसर शुड बी बी। फर्स्ट ड्राफ्ट जो कॉन्स्टिट्यूशन का बनाया गया, कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र बी एन राव ने, जो उन्होंने ड्राफ्टिंग कमेटी के आगे उनके ओपिनियन के लिए रखा, डिस्कसेस और चेंजेस के लिए, कि आप अपना ओपिनियन दे, पूरी कमेटी उसको विचार करें और उसमें चेंजेस बताएं, कुछ करने हैं तो। ओरिजिनल ड्राफ्ट में ये इंपॉर्टेंट जानकारी है, नोट कर लीजिए, याद रखिए इसे। जब प्रपोज किया गया था, इट इंक्लूडेड दी 243 आर्टिकल्स एंड 13 स्केड्यूल्स। 243 अनुच्छेद थे और 13 सूची थी उसकी। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 75। व्हेन डिड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अडॉप्ट द नेशनल फ्लैग? नेशनल फ्लैग को, भारतीय झंडे को, राष्ट्रीय झंडे को, ये कब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने गोद लिया, अडॉप्ट किया? ए 22 जुलाई 1947, बी 23 जुलाई 1947, सी 25 जुलाई 1947, डी 15 अगस्त 1947। यस फ्रेंड्स, देखिए बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं कि हमें डेट्स नहीं याद रहती, तो बहुत मुश्किल लगता है, बहुत टफ लगता है। उनके लिए मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि अगर मुझे नहीं लगता किसी को वैलेंटाइंस डे भूलता है, चाहे वो कितनी तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। तो कॉलेज टाइम में एंड ऑल, अगर वो डेट्स याद रह सकती हैं, आज फ्लावर डे है, आज रोज़ डे है, चॉकलेट डे है, ये सारी चीज़ें याद रहती हैं। अपने नियर डियर का जन्मदिन, तो अपने देश का राष्ट्रीय झंडा है भाई, उसका डेट ऑफ बर्थ, बर्थडे भी याद रखें, ठीक है। ज़्यादा मैं इन बातों में लंबा चौड़ा नहीं जाऊँगा। नेशनल फ्लैग फोर्थ सेशन में अडॉप्ट किया गया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, 22 जुलाई 1947। ये नेशनल फ्लैग जब फोर्थ सेशन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का हुआ, तब अडॉप्ट किया गया। पिंगली वेंकिया थे आंध्र प्रदेश से, जिन्होंने ये बनाया था, पिंगली वेंकिया, नोट कर लीजिए। 22 जुलाई 1947। अब 22 जुलाई आएगी तो इसको सेलिब्रेट करना कि हमारे नेशनल फ्लैग का बर्थडे है। नेक्स्ट इज 76। हु वाज द चेयरमैन ऑफ द नेशनल फ्लैग कमेटी? ए सी राजागोपालचारी, बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी जे बी कृपलानी, डी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। चेयरमैन कौन थे नेशनल फ्लैग कमेटी? राष्ट्रीय झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? हिंदी में भी आपको साथ साथ मैं बराबर ट्रांसलेट कर रहा हूँ, तो हिंदी में मीडियम वाले ये ना कहें कि सिर्फ इंग्लिश का कंटेंट अवेलेबल है। तो आप बराबर रेस में हैं इस वीडियो में। दैट इज आंसर इज बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब ये थोड़ा एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसकी डिटेल्स में बताता हूँ आपको। देखिए दो फ्लैग कमेटी थी मेंशन इंडियन हिस्ट्री के अंदर। पहली थी फ्लैग कमेटी, झंडा समिति। ये कब गठित हुई थी? इट वाज कॉन्स्टिट्यूटेड ऑन दी 2 अप्रैल 1931 कराची सेशन में, अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल उसके चेयरमैन थे कराची सेशन में, और 2 अप्रैल 1931 को ये बनी। इसका मेन मकसद देखिए क्या था, कांग्रेस ने ये डिसाइड करना था कि हम हमारी पार्टी का झंडा कौन सा रखें। तो वहाँ डिसाइड हुआ था कि एक सैफरन कलर रखें साइड में, एक उसके चरखा रखेंगे, और ये उस टाइम पे डिसाइड हुआ। तो तब उस कमेटी के हेड थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। मेन मकसद उस टाइम पे क्या था कि जो भी स्ट्रगल चल रही थी एंड ऑल, तो कांग्रेस वाज द मेन पार्टी, और तब उसमें उसका फ्लैग डिसाइड करने के लिए हुआ। सेकंड बनी एडहॉक कमेटी नेशनल फ्लैग के ऊपर। ये बनी 23 जून 1947 को, जब हमारा एक इंडिपेंडेंट देश, आज़ाद देश होने जा रहा था, उसके लिए कि हमारे आज़ाद देश का एक झंडा क्या हो, उसका कलर डिसाइड करने के लिए जो हमने फाइनली ट्राई कलर डिसाइड किया था, कि सारी वो कम्युनिटीज़ को भी रिप्रेजेंट कर रहा था। और चरखे की जगह पे सेंटर पे तब हमने अशोक चक्र लिया। अशोक चक्र कि वो इटर्नल जो लॉ एंड मोशन की लगातार निरंतर धर्म का पहिया घूमता रहता है और वो चलता रह रहा है, ये उसका एक सिग्निफिकेंस था, उसका महत्व था। तो और उसमें 24 वो जो स्पोक्स मतलब जो उसके
पहियों के बीच में ताड़ियाँ लगा लीजिए या उसकी वो लाइंस लगा लीजिए, उसको स्पोक्स कहते हैं इंग्लिश में। तो दैट वाज द थिंग, स्पोक्स थी, 24 स्पोक्स थे, और वो ब्लू कलर का हमने अडॉप्ट किया था। सारनाथ जो हमारी जो लॉयन कैपिटल सारनाथ, वहाँ से वो लिया गया था धर्मचक्र परिवर्तन के तौर पे सिंबल। अब ये आपको क्लियर होगा। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसका सही आंसर है, क्योंकि यहाँ पे नेशनल फ्लैग कमेटी पूछी गई है, और वो थी ये जो 23 जून 1947 को बनी। और जे बी कृपलानी तो ना तो उसके चेयरमैन थे ना उसके मेंबर थे फ्लैग कमेटी के। अनदर पॉइंट इंपॉर्टेंट टू नोट इट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 77, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। डिज़ाइन था नेशनल फ्लैग का दैट वाज अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ द इंडिया 22 जुलाई 1947। फर्स्ट स्टेटमेंट, डिज़ाइन जो अडॉप्ट किया गया राष्ट्रीय झंडे का, जो हमने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में गोद लिया, वो 22 जुलाई 1947 को। सेकंड, द व्हील इन द नेशनल फ्लैग हैज़ 21 स्पोक्स। आई थिंक सबको पता होगा, तो इसीलिए देखिए छोटी छोटी सब जानकारी बारीकी से मिलेंगी आपको, बिल्कुल बारीकी के साथ। और थर्ड इज रेशियो ऑफ द विड्थ ऑफ द नेशनल फ्लैग टू इट्स लेंथ। अब ये बड़ी ट्रिकी चीज़ होती है कि विड्थ टू लेंथ, मतलब पहले चौड़ाई की बात है फिर लंबाई की बात है, तो रेशियो भी उसी हिसाब से 3:4। अब ऑप्शंस देखिए, विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? ए 1 and 2, B 1 only, C 2 and 3, D 2 only. So friends, give the quick answer. I think ये बहुत easy आंसर है, अभी सबको पता होगा। yes, ऑप्शन B is the right answer. क्यों? पहली स्टेटमेंट आपको पता है, बिल्कुल सही है, 22 जुलाई 1947 को हमारा झंडा बना। सेकेंड, व्हील इन द नेशनल फ्लैग, वो आप देख चुके हैं कि नेशनल फ्लैग के अंदर 24 स्पाइक्स थे, ना कि 24 स्पोक्स थे, 21 नहीं थे, गलत हो गया। रेशो है झंडे की नेशनल फ्लैग की, वो विड्थ उसकी 2 और लेंथ उसकी 3, तो 2:3 रेशो है। ये एक्सप्लेनेशन थोड़ी मैं नीचे करता हूँ, ये देखिए, तो 2:3, तो इसलिए सेकंड एंड थर्ड गलत हो गई। अब देखिए कभी एग्जाम में, छोटे छोटे एग्जाम में आ जाए लेंथ टू विड्थ रेशो, तो अब क्या आ जाएगी 3:2। अगर विड्थ टू लेंथ पूछी गई है, चौड़ाई से लंबाई, फिर 2:3, ये ध्यान में रखिए। क्वेश्चन नंबर 78, व्हेन वाज द थर्ड रीडिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली स्टार्टेड? कब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की थर्ड रीडिंग स्टार्ट हुई थी? ए 14 नवंबर 1949, 14 नवंबर 1949, बी 14 नवंबर 1948, 14 नवंबर 1948, सी 25 नवंबर 1948, 25 नवंबर 1948, डी 25 नवंबर 1949, 25 नवंबर 1949। थर्ड रीडिंग, यस फ्रेंड्स, आंसर क्विकली। एंड हियर वी गो, आंसर इज नन ऑफ द अबव, क्योंकि इसमें से कोई नहीं है। थर्ड रीडिंग जो थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, वो स्टार्ट हुई थी 17 नवंबर को, जो डेट ऊपर नहीं दे रखी है, इसीलिए आंसर इज 17 नवंबर। याद रखें थर्ड रीडिंग कब हुई है। जो जो ऐसी ऐसी डेट्स याद आ रही हैं आपको, प्लीज़ वो याद रखना पड़ेगा, स्क्रीनशॉट्स लेके रखिए, क्विकली रिवाइज कीजिए और देखिए, बिल्कुल नहीं भूलेगा। तो 17 नवंबर 1949 को, और कंप्लीट कब हुआ? 26 नवंबर 1949, 10 दिन के अंदर। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ बता दूं, आगे रिपीटेड क्वेश्चंस मिलेंगे। 26 नवंबर 1949, याद रख लें आप इसको, 26 नवंबर को हमारा संविधान गोद लिया गया, एडॉप्टेड, मतलब उस दिन हमारा पास हुआ संविधान। लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को, मीन्स केम इनटू फोर्स। दो वर्ड्स हैं, एडॉप्टेड, एडॉप्टेड जहां पे आ गया 26 नवंबर 1949, केम इनटू फोर्स लागू कब हुआ? ठीक है, वो हुआ 26 जनवरी 1950। चलिए आगे चलते हैं। Yes, 79th question. Constitution of India was completed on which date? And this is your homework question, friends. So इसको आप बताएंगे अभी। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कि हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में हमारा संविधान जो है वो उसका काम कब ख़त्म हो गया, कब वो हुआ। सो फ्रेंड्स, टेल मी हाउ वाज द सेशन। सो प्लीज़ नाउ आई रिक्वेस्ट कि इसको प्लीज़ थोड़ा सा प्रमोट करें, हेल्प करें, अपना प्यार दें, बहुत सारे आपके फ्रेंड्स इसका फ़ायदा उठा सकें और हम मिल के आगे बढ़ पाएँ। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट लेक्चर। एंड मैं वेट करूँगा आप कमेंट बॉक्स में आपके स्कोर का, कि स्टूडेंट्स का हाईएस्ट स्कोर रहा। आई विल वेट फॉर इट।